हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए जो हरियाणा में जीबीटी का एग्ज़ाम होना है मेवात कैडर का, उसमें मैथमेटिक्स के अंदर जो पेडागोजिकल इशू दिए गए हैं उसमें सेकंड नंबर पर दिया गया है रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम या प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। तो इससे पहले हम लोग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विद्यालयी पाठ्यचर्या उन सभी क्रियाकलापों का समूह होता है जिन्हें अध्यापक गण तथा छात्र एक साथ मिलकर शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में आयोजित करते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यचर्या को अत्यधिक विशिष्ट महत्व प्राप्त है। पाठ्यचर्या के आधार पर ही शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समुचित ढंग से आयोजन करना संभव हो पाता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे तो करिकुलम और सिलेबस में ही कंफ्यूज होते हैं। सिलेबस में तो देखिए खाली पढ़ाई से रिलेटेड काम होता है। करिकुलम में जब हम पढ़ाई के साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, को करिकुलर एक्टिविटी, उनको भी जोड़ देते हैं, तब बनता है करिकुलम या पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या का संप्रत्यय कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या के संबंध में देखिए क्या है कि जो पाठ्यचर्या शब्द है वो करिकुलम का हिंदी में ट्रांसलेशन है, और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान या रेस ट्रैक। तो देखिए, जिस तरह से कोई खिलाड़ी है या कोई रनर है वो किसी ट्रैक पर दौड़ करके अपने उसके जो उद्देश्य हैं दौड़ने के उनको पूरा करता है, उसी तरीके से करिकुलम से हम लोग क्या अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। पाठ्यचर्या का क्षेत्र प्राय कक्षा में दिए गए ज्ञान तक सीमित रखा जाता है, परंतु वास्तव में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। पाठ्यचर्या के अर्थ व संप्रत्यय के संबंध में विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत विचारों को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं करिकुलम की। ये कनिंघम वाली तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी डेफिनेशन दे करके आपसे पूछ लेगा कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। कनिंघम के अनुसार क्या है? कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसमें वह स्टूडियो में अपनी सामग्री को अपने आदर्श के रूप में अनुरूप ढालता है। देखिए, जो कनिंघम है वो क्या कहता है कि टीचर जो है वो एक कलाकार है और स्कूल क्या एक स्टूडियो है, और सामग्री जो है वो बच्चे हैं, उनको फिर क्या करता है टीचर अपने अनुसार डालता है। टी.पी. नन के अनुसार पाठ्यचर्या को मानवीय भावना के विशाल जगत के लिए स्थायी रूप से अत्यंत सार्थक है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों को सार के रूप में समझना चाहिए। हेराल्ड स्पियर्स के अनुसार पाठ्यचर्या पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी के लिए नियोजित क्रियाओं तथा अनुभवों की श्रृंखला है जिससे वे समाज के आदर्श सदस्य बन जाए या बन सके है। ये तो हमारे जो हमारे से पहले जो लोग पढ़े हैं वो हमारे लिए क्या हो गए, पुरानी पीढ़ी हो गई। तो उन्होंने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है या समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से उन्होंने जो भी चीज़ें स्टडी में ऐड करी हैं वे सारी या जो एक्टिविटी है उनको मिलाकर क्या बनता है, पाठ्यक्रम बनता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यचर्या अनुभवों का एक संगठित क्रम होता है जिसके अनुसार चलकर छात्र शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करता है। अर्थात पाठ्यचर्या उन सभी क्रियाकलापों का एक औपचारिक संकलन होता है
जो विषय से संबंधित होते हैं तथा छात्र अपने सत्र के अध्ययन में सीखते हैं। वास्तव में पाठ्यचर्या बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक तथा निर्धारित अनुभवों का एक संकलन मात्र है। अब देखिए पाठ्यक्रम से लाभ, बेनिफिट ऑफ करिकुलम, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। शिक्षा प्रक्रिया को समुचित ढंग से संचालित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम का होना अपरिहार्यता है, मतलब बहुत ज़रूरी है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम को एक स्पष्ट दिशा व गति प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के लाभों को निम्नवत लिखा जा सकता है। इसका पहला लाभ है, अध्यापक को पाठ्यवस्तु एवं अध्ययन विधि का पूरा ज्ञान प्रारंभ से ही रहता है। उसे ज्ञात रहता है कि निश्चित समय में क्या क्या पढ़ाना है। इसी के आधार पर वह वार्षिक कार्यक्रम बनाता है ताकि नियत अवधि में अपने पाठ्यक्रम को भली भांति समाप्त कर सके। मतलब एक टीचर को पता होता है भाई पूरे साल में मुझे ये चीज़ें करानी है, बच्चों को ये पढ़ाना है, ये एक्टिविटी करनी है, उसी के हिसाब से वो अपनी प्लानिंग फिर करता है। इसके बाद आगे है, छात्रों को पता रहता है कि नियत अवधि में क्या क्या पढ़ना है। छात्र घर पर तैयारी पाठ्यक्रम के विभिन्न उपविषयों एवं अध्यायों को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं। बच्चों को भी पता रहता है कि हमें पूरे साल ये चीज़ें पढ़नी है, इनमें से ही हमारा एग्ज़ाम होना है, ये चैप्टर आने हैं, तो दोनों को इससे लाभ मिलता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता उन शिक्षार्थियों एवं लेखकों को भी होती है जो विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें, सहायक पुस्तकें तैयार करते हैं। अब जो शिक्षा शास्त्री हैं, राइटर हैं, उनको करिकुलम पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से वे अपने जो किताबें आती हैं मार्केट में बहुत सारी, तो वे किताबें अपनी लिख सकते हैं। इसके बाद है, पाठ्यक्रम के आधार पर ही विभिन्न माध्यमिक परिषदों तथा विश्वविद्यालय के स्तर की तुलना की जाती है। अब सेम चैप्टर अलग अलग क्लासों में होते हैं, जैसे साइंस में मान लीजिए फोर्स है, प्रेशर है, या ह्यूमन बॉडी के ऊपर है, तो अलग अलग लेवल के हिसाब से होती है। वही जितने आगे क्लास बढ़ती रहेंगे उतने डेप्थ में हम लोग जाते रहेंगे, तो वहाँ पर क्या है, कंपैरिजन भी इससे हो जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण, बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। शिक्षा के 4 प्रमुख आधार क्रमशः दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, वैज्ञानिक आधार हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण, संयोजन तथा संगठन करते समय शिक्षा के उक्त सभी आधारों तथा उनसे संबंधित सिद्धांतों को दृष्टि में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो इन आधारों को, जैसे दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है, इनको ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक औपचारिक, व्यवस्थित तथा बौद्धिक कार्य है जिसके निर्माण में अनेक बातों का ध्यान रखना अपरिहार्य है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका करिकुलम कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान रखा जाता है। पहला है मानव जाति के अनुभवों का सिद्धांत। मतलब हमें ऐसी चीज़ें डालनी है करिकुलम में ताकि हमें क्या है, जो मानव जाति ने जो अनुभव करे हैं, जो उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो हम लोग उसमें ऐड करें। जीवन से संबंध का सिद्धांत है, मतलब ऐसी चीज़ें डालनी हैं जिनको हम लोग आगे चलकर लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकें। क्रियाशीलता का मतलब एक्टिविटी बेस होना चाहिए, नहीं कि भाई खाली पढ़ते रहो, रटते रहो, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता होता है, ये नम्यता गलत लिख रखा है, नमनीयता होता है वैसे तो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव भी हो जाना चाहिए, नहीं कि भाई जो करिकुलम है वही रहना चाहिए। टाइम के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, नई नई चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जो चीज़ें प्रचलन में नहीं है वो हट जानी चाहिए। फिर है बालक को केंद्रित मानकर, मतलब बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या उसका लेवल है, सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर उसकी एज क्या है, मैट जो है करिकुलम तैयार होना चाहिए।
फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। भाई हर बच्चा अलग अलग है, ये ना तो ज़्यादा इजी होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, मतलब मीडियम लेवल उसका होना चाहिए। रचनात्मकता का सिद्धांत, भाई बच्चे की क्रिएटिविटी इन्हेंस हो सके ऐसी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। पूर्णता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फुलनेस है। सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत है। निश्चितता का सिद्धांत है। समग्रता का है, मूल्यांकन का है, मूल्यांकन का, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए। सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए करिकुलम के टाइप्स हैं, आगे इसके प्रकार हैं। पाठ्यक्रम के संगठन तथा विषय वस्तु के आधार पर पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं, जो कि इस तरह से हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, जिसमें खाली सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। अनुभव केंद्रित है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जोर रहेगा। फिर एक्टिविटी सेंटर है। चाइल्ड सेंटर है, सबसे बढ़िया तो यही होता है चाइल्ड सेंटर भाई। फिर क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम है। को रिलेटेड है, कोर करिकुलम है। तो ये सारे इसके प्रकार हैं। इसके बाद है गणित शिक्षा का उद्देश्य है। तो देखिए विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का क्या करना है, गणितीकरण करना है। अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान के उपाय ढूंढना है। गणित शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब हम लोग मैथ को टीच करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। पाठ्यचर्या जो छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही असहभागी बड़े वर्ग दोनों को निराश करती है। मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियां हैं, जो गणित को गणनाओं के दृष्टिकोण से देखती हैं। गणित शिक्षण के लिए शिक्षक की तैयारी और सहायता का अभाव, मतलब टीचर जो है तैयारी नहीं करता ना फिर बच्चों की सहायता करता है। व्यवस्थागत समस्याएं हैं। आगे यह पाठ्यक्रम केवल इससे विमुख होने वाली बातों के लिए निराशाजनक नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कोई चुनौती नहीं पेश करती। आगे है समस्याएं। अभ्यास एवं मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक हैं और दुरावग्रस्त है। इसमें संगणना पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। इसके बाद है एनसीएफ 2005 के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणितीय समस्याओं का विश्लेषण हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। एनसीएफ 2005 में देखिए गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटाकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता के भाव के साथ जोड़ना है। अभ्यर्थी के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियां प्रदान करना है। आकलन पद्धतियों को बदलना, जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योजनाओं की परख हो। विविध गणितीय संसाधनों से शिक्षकों का संवर्धन करना है। सभी बच्चे गणित सीख सके और सभी बच्चों को गणित सिखाने की ज़रूरत है, इसलिए सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा देना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण, टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। शिक्षण मुख्यतः क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। तो आपने देखा होगा जो रूम है उसमें बहुत सारी दीवारों पर क्या करते हैं, जैसे स्नैक लैडर बना देते हैं, काउंटिंग लिख देते हैं और टेबल लिख देते हैं, स्क्वायर वर्ग इनकी जो है शेप बना दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ में कराई जाती हैं। बच्चों के पर्यावरण से जुड़े अनुभवों को शिक्षण में स्थान देना। औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों का अवलोकन करते हुए ही मूल्यांकन भी करना चाहिए। फिर है कक्षा के बाहर व भीतर दोनों ही जगह
पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षण मुख्यतः गतिविधि परक होना चाहिए। कक्षा 1 व 2 में विषय वस्तु व उससे संबंधित क्रियाकलापों के बीच कोई कठोर क्रम नहीं रखना चाहिए। इसमें कोई कठोर कर्म नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्न को पहचानने, अभिव्यक्ति करने और समझने पर या समस्याओं के हल में आकलन करने और अनुमान का इस्तेमाल करने, संबंध को पहचानने और संप्रेषण व तर्क की दृष्टि से भाषागत कौशलों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। अब देखिए इस चैप्टर से जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीटेट हो गया, जैसे एसटेट हो गया, या भाई अदर स्टेट के जो टैट एग्ज़ाम है उनसे जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं अब हम लोग उनको पढ़ते हैं। जैसे पहला है एनसीएफ 2005 ने सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक बल दिया है, तो एनसीएफ ने बल दिया है ज्ञान की संरचना पर। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सर्वाधिक बल ज्ञान की संरचना पर दिया जाता है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता बच्चा रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है, तो इसका हो जाएगा सुव्यवस्थितता ध्येय। बी हो जाएगा क्रम में रखना या सुव्यवस्थित करना। क्रम में रखने के लिए तुलना करने की योग्यता होनी चाहिए, अतः प्रश्न में दिए गए अधिगम का उद्देश्य सुव्यवस्थित ध्येय है। आगे है गणित में पाठ्यक्रम में, गणित की जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्य पुस्तक है उसमें विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। मतलब जो गणित की जो हमारी बुक है उसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड जो है अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। फिर है गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में। देखिए रटना तो हो ही नहीं सकता है, ये है तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना या विकसित करना, तो इसका पहला ही हो जाएगा। याद करना इसमें ये भी कटता है, सवाल हल करने की क्षमता को विकसित करना ये भी इसमें गलत है। गणित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में तर्कपूर्ण चिंतन, निर्णय शक्ति, विश्लेषण इत्यादि गुणों का विकास करना है। फिर है गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो गणित की लैंग्वेज जो होती है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है प्रयोग नहीं करते। इसमें देखिए क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, यहाँ पर नहीं काट लीजिए आप लोग, क्योंकि सारी चीज़ें यूज होती हैं। क्वेश्चन ये होगा कि गणित की भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम लोग। सूत्र का प्रयोग करते हैं, संख्या का प्रयोग करते हैं, संकेतों का, सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका डी हो जाएगा, गणित की भाषा में सूत्र, संकेत, संख्या सभी का प्रयोग होता है। इसके बाद है प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये होता है मानसिक शक्ति का जो है विकास करना। तो बी हो जाएगा इसका, गणित पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो मानसिक शक्ति का विकास करना माना जाता है। कोठारी कमीशन, जिसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जो है इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर इसको कोठारी कमीशन भी नाम दिया गया है। 64 से 66 में आया था ये, मतलब 64 से शुरू हुआ था, 66 में जो है इसने अपनी संतुष्टि दी थी।
तो इसने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किस कमी, मतलब इसने देखिए गणित का जो करिकुलम है उसमें क्या क्या कमियां इन लोगों ने बताई थी। तो देखिए इन्होंने कहा था कि गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, ये बात सही है। क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों की भी कमी है या अभाव है, ये भी। और पाठ्यक्रम जो है तिल बोझिल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही दी गई हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उन्नीस में कोठारी कमीशन ने तत्कालीन प्रचलित पाठ्यक्रम में क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों का अभाव, पाठ्यक्रम की अपूर्णता एवं अत्यंत ही बोझिल होना, ये सारी कमी जो है बताई है। आगे है गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। जो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। देखिए उसमें पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक जो है प्रश्न होने चाहिए। तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के प्रश्न होते हैं। आगे है कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब कक्षा के अंदर कोई टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुचि उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को अभिप्रेरित या मोटिवेट करने के लिए, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में प्रश्न पूछने से छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, वे अभिप्रेरित भी हो जाते हैं तथा उससे यह अभिज्ञात हो जाता है कि पूर्व में उन्होंने कितना ज्ञान अर्जन किया है। प्रीवियस नॉलेज भी बच्चे की इससे चेक हो जाती है। गणित की वर्तमान जो एनसीईआरटी किताबें हैं खालिस्तान की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर वे लिखी गई है। तो इसमें ध्यान रखा गया है एनसीएफ 2005 का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, या शॉर्ट में इसको एनसीएफ 2005 भी बोलते हैं। तो इसका जो है इसमें ध्यान रखा गया है। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर ये लिखी गई है। यह है विद्यालय शिक्षा की अब तक की नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों और अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। इसके बाद है एनसीएफ 2005 के लक्ष्य। कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां पर बच्चे, देखिए कंठस्थ का मतलब ही रटना होता है। तो जहाँ पर बच्चे जो चीज़ों को रटेंगे तो वो तो फिर सही से लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहाँ बच्चे सूत्र, एल्गोरिदम इनको कंठस्थ करते हैं। इसके बाद है हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य हैं। तो इसका देखिए पहला, एक मिनट पहले तो आप लोग इसके ऑप्शन देख लीजिए। थोड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं। सीटेट 2014 में प्रश्न रिपीट मतलब पूछा गया है। टीजीटी लेवल का जो सीटेट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य। किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को जो है सुदृढ़ बनाया जाए, हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में ये चीज़ शामिल है।
फिर है NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षा क्यों दी जाती है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो इसके तो ऑप्शन जो है आप लोग देख आसानी से गैस कर सकते हैं देख करके, जैसे गणितीयकरण करना है, तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। NCF 2005 के अनुसार बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। NCF 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCERT द्वारा प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा देखिए। सबसे पहले 1975 में आया था, फिर 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005। लास्ट में जो लेटेस्ट है वो 2005 है। तो 1975, 1988, 2000, 2005। NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए महत्वाकांक्षी का मीनिंग पूछा गया है। NCF 2005 के अनुसार जो गणित की पाठ्यचर्या है वो महत्वाकांक्षी सुसंगत है। तो महत्वाकांक्षी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। NCF 2005 के अनुसार महत्वाकांक्षी का अर्थ विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना है। फिर है पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्व पर है। तो ये 2 महत्व कौन कौन से हैं वो आप लोग यहाँ पर एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमता को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वपूर्ण तथ्यों पर है। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है कि गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। इसके बाद है कक्षा 6 है। इसकी जो NCERT की एग्जाम्पलर पुस्तक है, इसमें 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग, इसके अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि चौपड़ की रचना है, चीनी पहले की रचना है इत्यादि। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। मतलब इसका देखिए यहाँ पर क्या सहायता करना है, तो इसका बी हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों को अपनी विविध विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की जो प्रश्न प्रदर्शिका है उसके द्वारा सभी विद्यार्थी अपने खुद के सीखने की शैली के अनुसार सीखते हैं, जिससे उनकी स्थानिक स्थिति में भी परिमार्जन संभव हो पाता है। नेक्स्ट है 2 पूरक कोण 2/3 या 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कर कीजिए। एक प्रश्न है कक्षा 7वीं की जो NCERT की बुक है उसमें देखिए उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है कि
ये क्वेश्चन जो है इसका क्या संदर्भ है, तो इसका देखिए डी हो जाएगा। उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। डी है इसका आंसर। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में वर्णित यह प्रश्न उच्चतर श्रेणी का विचार प्रश्न है जो यह अपेक्षा करता है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए, उसका उचित विश्लेषण किया जाए ताकि इन सब के प्रयोग द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त की जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के बाद। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ, इसको देखिए 1975, 1988, 2000, 2005 में प्रकाशित किया गया। 2005 के अनुसार विकल्पों का क्रम ऐसे है, देखिए पहले नंबर पर भाषा है, फिर गणित है, फिर विज्ञान है, फिर सामाजिक विज्ञान है। तो गणित का जो नंबर आता है वो भाषा के बाद आता है। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये आपको याद कर लेने, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। अब बच्चा प्राइमरी लेवल पर है, उस टाइम पर हम अमूर्त चिंतन कहाँ से करा देंगे बच्चे को। उस टाइम पे तो बच्चे को एक्टिविटी के जरिए जो हम लोग चीज़ें सिखाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का उद्देश्य है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन और ऐसा ही है जिसमें हमें ये बताना है कि कौन सा उद्देश्य जो है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नहीं, ये काट देना, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो हमें उद्देश्य बताना भाई कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है। तो देखिए बच्चे की जो सोच विचार प्रक्रिया है उसको गणितीय रूप देना, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है पहला वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र बिंदु या केंद्र होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से या दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए इसके, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना
अब प्राथमिक स्तर पर बच्चा कहाँ से एनालिसिस करेगा, कहाँ से निष्कर्ष निकालेगा, तो ये गणित शिक्षा की पाठ्यचर्या की अपेक्षा जो है उसके साथ मेल नहीं खाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। अब जो नैरो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। आगे है, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण कराता है या करता है। ये कार्ड बांटता है क्लास के अंदर टीचर 3rd क्लास में, और बच्चों को समान आकृतियों को मिलाने के लिए कहता है कि भाई इनको मैच करो। इसमें जैसे ये इससे मिला देगा बच्चा, इसको इससे मिला देगा, इसको इससे मैच कर देगा और इसको इससे मैच कर देगा। अब टीचर ये क्यों मैच करवा रहा है? अब देखिए इस खेल का उद्देश्य क्या है, हम लोग इस खेल को क्यों करवा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। ये कार्ड विभिन्न अभिविन्यासों में से समान आकृतियों की को जो है पहचानने में मदद करते हैं। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। देखिए ये सारी चीज़ें किस चीज़ को पूरा करती हैं। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार देखिए प्राथमिक स्तर पर संख्या हो गई, उन पर जो संक्रियाएं हैं या जो मात्राएं हम लोग माप रहे हैं, उन सारी चीज़ों का शिक्षण जो है क्या करता है। तो ये गणित के जो संकीर्ण उद्देश्य हैं इनको पूरा करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंतर्गत सीमित प्रकरणों को ही शिक्षा दी जा सकती है। यह विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं करता, इसीलिए यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ये सारे तरीके देखिए गणितीय चिंतन और विचार को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डी हो जाएगा गणितीय चिंतन एवं विचार को प्रतिरूपण स्थिर चित्र आदि के माध्यम से आसानी से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। फिर है एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो इसका हो जाएगा डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसके बाद देखिए कक्षा 2 है, इसमें व्यवकलन देखिए घटाना होता है। इसके प्रचालन की व्याख्या करने के बाद अब मतलब टीचर जो है बच्चों को घटा सिखा देता है, उसके बाद एक ये बोर्ड के ऊपर एक चित्र बना देता है और इसमें यहाँ पर जो ये बॉक्स दिए गए हैं, सॉरी जो ये शेप दी गई है ओवल शेप है, वैसे तो ये ओवल कह लो आप लोग। तो इसमें जो है नंबर भरने हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ संख्या रखनी है हमें, मान लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर हमने 3 लिख ली, तो देखिए 3 और 4 ये 7 हो गया, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 3 में 3 गए 0, ठीक है। तो इस तरह से 3 और 2 5 हो गए, मतलब बच्चे इसको भरेंगे। तो टीचर जो है ये अभ्यास करा रहा है, इसका उद्देश्य क्या, क्यों करा रहा है इसको। तो इसका पहला हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर हो जाएगा संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबलन करना, मतलब बच्चा जमा घटा सीख सके, ये उद्देश्य है।
चित्र के माध्यम से गणितीय प्रश्नों को हल करने का तरीका संकलन और व्यवकलन की कुशलता को क्या करता है, प्रबल करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। इसका विकास हो गया ये। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमता का विकास करने की ओर संकेत करता है। गणितीकरण का मतलब पूछ लिया एक तरीके से। तो इसका देखिए पहला ही हो जाएगा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क से बच्चों के संसाधनों का विकास करने। गणितीयकरण बच्चों की पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क से बच्चे के संसाधनों का विकास करने, क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं एक अच्छी पाठ्यपुस्तक यहाँ पर हो सकती है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ये पहले वाला है और दूसरे वाला। उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया गया हो। केवल वाला तो आप लोग देखते ही काट देंगे, और भाई मोटी भारी किताब होने से कुछ होता नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो आप लोग देखते ही इनको काट सकते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह होगी जिसमें स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, वह उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो इसका हो जाएगा गणित के उच्च लक्ष्यों की। महत्वाकांक्षी का मीनिंग जो है पूछे तो इसका ये हो जाएगा। प्रश्न में महत्वाकांक्षी से तात्पर्य गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। मतलब किस चीज पर देखिए बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इस चीज के ऊपर ये बल देती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इस पर ये बल देती है। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। तो इसका हो जाएगा डी, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचना पर बल देती है, क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन
और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों का चर्चा में शामिल करना, विद्यार्थियों को आएगा चर्चा में शामिल करना द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसका पहला हो जाएगा, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ये जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बताना है। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने व तर्क का एक जो है निश्चित तरीका ये नहीं है। यदि कोई बच्चा सूत्र याद कर लेता है तो इससे सोचने तर्क करने का जो है ये मेथड नहीं है। एनसीईआरटी की कक्षा 4th की गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए, मतलब वही चीज़ें जो हैं बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो और इंटरेस्टिंग हो। पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने के लिए उसके पाठों के शीर्षक को दैनिक जीवन से जो है जोड़ा गया है। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत है गणित के जादू, ये पार्ट 2 है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी की कक्षा 2nd की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की मदद करते हैं कि तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझाने में सहायता करती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती हैं और लुढ़कती या फिसलती हैं उन्हीं को एनसीईआरटी ने जादू का शीर्षक देकर कक्षा 2nd की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। इसके बाद है अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए जो अमूर्त गणित है उसके अधिगम का जो पहला चरण है वो प्राथमिक स्तर से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्राथमिक स्तर से प्रारंभ हो जाता है। इस स्तर पर बच्चों में कल्पना करने की, सोचने की क्षमता का धीरे धीरे विकास होता है। एनसीएफ 2005 देखिए बल देता है, किस चीज़ के ऊपर बल देता है, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जो है ये बल देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा करके सीखने पर बल देता है। फिर है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो गणित का शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, उसमें जो है टीचर सेंटर्ड वो नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए जिससे बच्चों में गणित शिक्षण के प्रति जो है रुचि पैदा हो सके। इसके बाद है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। तो सी हो जाएगा। देखिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो अधिनियम आया था वो था राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा देने का जो है प्रावधान है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पहले तो थियरी बताई इसकी, इसके बाद जो हम लोगों ने 42 क्वेश्चन करे हैं। इसमें हमने प्लेस ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स जो है ये हमारा
इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।